मौर्योत्तरकालीन विदेशी आक्रमण में सबसे पहले इंडो ग्रीक ने आक्रमण किया, उसके बाद इंद पर्थियन ने, फिर शकों ने। इसके बारे में हम चर्चा पिछले क्लासेज में कर चुके हैं, जो 3 क्लासेज अपलोड हैं इसमें। इस आज की क्लास का विषय है कुषाणों का जो चौथा आक्रमणकारी था, कुषाणों के विषय में जो आक्रमण हुआ उसके बारे में चर्चा इस क्लास में किया जाएगा। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद शरण IAS। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो हिस्ट्री की इसी तरह की वीडियोज़ के लिए, इसी तरह क्लासेज के लिए आप इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपकी निरंतर आपको क्रमबद्ध वीडियो मिलती रहे और हिस्ट्री की एक अथेंटिक और NCERT बेस्ड और अच्छे जो भी संदर्भ बुक हैं उनसे संबंधित और अथेंटिक जानकारी आपको आप तक पहुंचती रहे। तो आज की हमारी जो क्लास है वो कुषाण साम्राज्य से संबंधित है और कुषाण साम्राज्य के बारे में संपूर्ण जानकारी इस क्लास में दी जाएगी। अगली जो क्लास हमारी होगी वो प्री गुप्ता पीरियड या गुप्त काल के पहले और कुषाण साम्राज्य के बाद जो उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति है, कौन कौन से राज्य थे, किन किन राज्यों ने गुप्त साम्राज्य को उदित करने में सहयोग किया, किन परिस्थितियों ने सहयोग किया, उसके बारे में होगी। तो शुरू करते हैं कुषाण साम्राज्य के बारे में। हम जानते हैं कि शक जो थे, सीर दरिया जो यहाँ थी, सीर दरिया अरल सागर में गिरती है। ये सीर दरिया है, सीर नदी है और इसके उत्तर में यहाँ पर शकों का शक थे। शकों ने पहले आक्रमण किया, सीर दरिया पार किया, फिर ईरान से होते हुए भारत में प्रवेश किया उन्होंने। कुषाण इनके पीछे थे। यूची कबीला जो था इनके पीछे था। यूची कबीला हमने बताया था कि जो वहाँ के चीन के शासक ने एक महादीवार बनवाई चीन में और एक सशक्त साम्राज्य की स्थापना की, तो वहाँ पर जो कबायली लड़ाके थे या इस तरह से खानाबदोश जातियाँ थी, उनके लिए संकट पैदा हुआ और उन्होंने अपने आश्रय के रूप में, अपने जीवन यापन के लिए, अपने साम्राज्य के रूप में एक नया क्षेत्र तलाशना शुरू कर दिया। उस तलाश के फलस्वरूप ही भारत में ये विदेशी आक्रमण हुए। शकों के आगे बढ़ने के बाद ये पीछे शक पर प्रेशर पड़ाते आगे बढ़े और उसके बाद यूची भी अब उसी रूट पर आगे बढ़े और उन्होंने सीर दरिया में बसे हुए जो शक आए थे, वो सीर दरिया में बसे थे, यूची कबीले ने उनको प्रतिस्थापित किया, इनको शकों को जो इसमें बस गए थे। फिर आगे बढ़ते हुए जब ईरान में आए और यहाँ से आगे बढ़े तो इसके पीछे पीछे ये भी आए और इनकी 2 शाखा बनी। 2 शाखा में पहली शाखा जो थी, यहाँ अगर हम, ये चीन है और यहाँ पर तिब्बत है। इनकी शकों की यूची कबीले की 2 शाखा थी। यूची कबीले की 2 शाखा थी। पहली शाखा जो थी, कनिष्ठ शाखा, वो तिब्बत की तरफ चली गई और जो ज्येष्ठ शाखा थी वो पश्चिमोत्तर भारत की तरफ बढ़ी। एक तो कनिष्ठ शाखा थी और दूसरी ज्येष्ठ शाखा। ये जो है तिब्बत की तरफ गई, तिब्बत की तरफ जाकर वहाँ बस गई और ये पश्चिमोत्तर भारत में आई। हमारे अध्ययन का विषय ज्येष्ठ शाखा ही है। इसका जो प्रथम शासक था कुजुल कडफिसस, ये इसका प्रथम शासक था। इसने काबुल में, जो काबुल का क्षेत्र था, यहाँ पे काबुल, उस समय यहाँ पर इंडो ग्रीक शासक हर्मियस राज्य कर रहा था। यहाँ पर काबुल में इंडो ग्रीक शासक हर्मियस ये राज्य कर रहा था। जो कुजुल कडफिसस जो प्रारंभ में आया, इसके एक प्रारंभिक सिक्कों पर एक तरफ तो कुजुल कडफिसस का नाम है, दूसरे पर हर्मियस का। तो इससे पता चलता है उसके कुजुल कडफिसस ने केवल तांबे के सिक्के चलाए थे, ये ध्यान रखिएगा। और इससे पता चलता है कि इसने कुछ दिन इसके संरक्षण में राज्य किया था या इसकी अधीनता मानता था अपने साम्राज्य के लिए या अपने क्षेत्र के लिए। यवन शासक हर्मियस की अधीनता मानता था। कुजुल कडफिसस ने लगभग 15 ईस्वी से 65 ईस्वी तक शासन किया और ये लगभग 80 वर्ष की उम्र में मरा। इसने लगभग 80 वर्ष तक शासन किया और 80 वर्ष की उम्र में इसकी मृत्यु हुई। इसका जो पुत्र था, इसने केवल तांबे के सिक्के चलाए
तांबे के सिक्के चलाए और इसके एक भाग पर हर्मियस की आकृति, हर्मियस जो इंडो ग्रीक शासक था हर्मियस, और दूसरे पार्ट पर स्वयं की तस्वीर थी, स्वयं। तो इस तरह से कुजुल कटफिसेस के बाद जो अगला शासक हुआ 65 ईस्वी में, लगभग 65 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई, और दूसरा जो शासक हुआ 65 ईस्वी में वो हुआ बिम कटफिसेस, बिम कटफिसेस। ये सार्वभौम शासक था बिम कटफिसेस, और इसने लगभग 65 ईस्वी में, 65 ईस्वी से 78 ईस्वी तक शासन किया। 65 ईस्वी तक इसने 78 ईस्वी तक शासन किया। इसने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाए, इसने सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने का श्रेय इसी को जाता है, सोने के सिक्के चलाए। इसके तांबे के भी सिक्के मिलते हैं, और इसका एक सिक्का चांदी का भी मिला है, केवल एक सिक्का मिला चांदी का। इसने शैव धर्म को अपनाया, इसने सर्वलोकेश्वर की उपाधि धारण की, सर्वलोकेश्वर, इसने सर्वलोकेश्वर की उपाधि धारण की, और इसके जो सिक्के हैं उस पर शिव, नंदी, महेश्वर की तस्वीर है, शिव, नंदी, महेश्वर आदि की तस्वीर है। तो उन पर उनके चित्र बने हुए से स्पष्ट होता है कि शैव धर्म से अपना लिया। कहने का तात्पर्य है कि जो कुषाण शासक, जो यूची कबीले के थे, उन्होंने, उनका कोई संस्कृत नहीं थी, वो आने के बाद यहाँ की संस्कृत, कबीलाई संस्कृत से इन्होंने एक सभ्य संस्कृत या एक यहाँ की जो भारतीय संस्कृत थी, भारत की परंपरा थी, इसको इन्होंने अपनाना शुरू कर दिया। लगभग 78 ईस्वी में इसकी जब मृत्यु होती है, तो इसके बाद जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण शासक होता है वो होता है कनिष्क। अगला जो शासक होता है कौन होता है? कनिष्क। इसका शासनकाल लगभग रहता है 78 ईस्वी से 101 ईस्वी। इसकी लगभग मृत्यु जो है 101 ईस्वी में होती है। इसने लगभग 23 वर्ष शासन किया, इसने लगभग 23 वर्ष शासन किया कनिष्क ने। कनिष्क कुषाण राज्य का या कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण शासक था। इसने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। इसका साम्राज्य अगर हम माने तो ये मगध तक था, पाटलिपुत्र तक था। ये इस तरह से मान सकते हैं, यहाँ से होते हुए इस तरह से, ये लगभग था। यहाँ पर इस तरफ लगभग शकों का शासन था, शक थे यहाँ सातवाहन थे, और ये कनिष्क का साम्राज्य था। एक अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य, तीनों जो रेशम मार्ग है इसी के राज्य से गुजरते थे। तो कनिष्क ने यहाँ पर पाटलिपुत्र में उसके सिक्के मिले हैं, पाटलिपुत्र में उसके सिक्के मिले हैं। पाटलिपुत्र तक का उसका साम्राज्य था। इसके अलावा दक्षिण भारत मध्य प्रदेश का मालवा का क्षेत्र लगभग उसके साम्राज्य में था। मथुरा पुरुष की राजधानी थी। 11वें वर्ष में जो उसका सुई विहार का अभिलेख है, उससे उसने निचली सिंधु घाटी पर अधिकार का प्रमाण मिलता है। इसके निचली सिंधु घाटी पर अधिकार का प्रमाण मिलता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कनिष्क ने एक अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना की, और लगातार जो उसने एक व्यापक विजय की, उसकी जो प्रसिद्धि है, उसकी प्रसिद्धि केवल उसके साम्राज्य निर्माण को लेकर के नहीं, बल्कि दो चीज़ों को लेकर। एक तो अर्थव्यवस्था में जो रेशम मार्ग है, चीन का व्यापार होता था रोम से, रेशम का व्यापार, चीन का व्यापार होता था रोम से। उसमें इस क्षेत्र पर जब उसने कब्जा कर लिया, तो चीन से आने वाले जो थे बिचौलिए यहाँ से गुजरते थे, तो इसके साम्राज्य से होकर के वो रेशम मार्ग गुजरता था। और इस रेशम मार्ग से गुजरने के कारण जो
कनिष्क साम्राज्य के व्यापारी थे, वो यहाँ से चुंगी प्राप्त करते थे, बिचौलिए का काम करते थे और अपने सामानों का व्यापार भी यहाँ से वो करते थे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी जो उनसे मिलते जुलते थे, इससे इनको भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने का प्रोत्साहन मिला। और एक हम जानते हैं कि कुषाणों ने सबसे शुद्ध सिक्के जारी किए, सोने के सिक्के, और इसका प्रमुख कारण ये था कि इनकी समृद्धि इस रेशम मार्ग पर कनेक्टिविटी के कारण, इस रेशम मार्ग पर इनके अधिकार के कारण लगातार इस समृद्ध होते गए। व्यापारिक जो इनका व्यापारिक अप्रोच था या व्यापार का जो इनका महत्व था वो लगातार बढ़ता गया। इन्होंने इसका पूरा फ़ायदा उठाया और अपने साम्राज्य को समृद्ध किया। इसी की वजह से गुप्त से भी अधिक अगर स्वर्ण सिक्के जारी किए गए तो सबसे ज़्यादा भारतीय इतिहास से ज़्यादा शुद्ध सिक्के इन्हीं कनिष्क ने या कुषाणों ने जारी किए। और दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रसिद्धि का मूल कारण है वो है महायान धर्म का संरक्षण। जो इसके और दूसरी प्रसिद्धि का कारण है वो है महायान धर्म का संरक्षण। महायान धर्म है महायान धर्म को इसके समय में बहुत व्यापक प्रसिद्धि मिली। इसने चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन किया कुंडलवन कश्मीर में, चौथी बौद्ध संगीत का। कुंडलवन कश्मीर में, ये कई बार पूछा गया है। यहाँ पर उसने जब पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था तो वहाँ पर आक्रमण के फलस्वरूप वहाँ से उसे अश्वघोष मिले, अश्वघोष मिले, एक कुक्कुट मिला, विशेष कुक्कुट मिला। तो अश्वघोष ने इस कश्मीर में जो अध्यक्ष ये हुई थी, जो संगीत हुई थी, उसकी इन्होंने ये उपाध्यक्ष थे कश्मीर में संगीत के। इन्होंने बुद्ध चरित्र की रचना की और सबसे बड़ी बात है कि इसमें प्राकृत के बाद पहली बार संस्कृत का बोलबाला इस संगीत में रहा। और ये ग्रंथ जो लिखे गए बुद्ध चरित्र किसमें था? संस्कृत में। और इसे बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है, बौद्ध धर्म का। ये उपाध्यक्ष थे। इसके अध्यक्ष, इस संगीत के अध्यक्ष जो थे, अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। इन्होंने विभाषा शास्त्र की रचना की और उसे जो है विश्वकोश कहा जाता है बौद्ध धर्म का। उसे जो है, इनके जो रचना है विभाषा शास्त्र, इसको बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। ये दोनों उसके दरबार, कनिष्क के दरबार के एक विद्वानों में से थे। इसके अलावा उसके दरबार में नागार्जुन के अलावा चरक। नागार्जुन ने सापेक्षिता का सिद्धांत दिया। इसीलिए इसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन। चरक ने चरक संहिता की रचना की। और जो आज भी आयुर्वेद शास्त्र का एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आयुर्वेद शास्त्र के जो है चरक संहिता आज भी आयुर्वेद या आयुर्वेदिक डिग्री लेने वाले डॉक्टर्स को पढ़ाया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसका राज या इसका दरबार विद्वानों से भरा हुआ था। इसने जो कनिष्क के समय में मथुरा कला और गांधार कला का विकास हुआ। मथुरा कला, गांधार कला का विकास हुआ। इसमें क्या अंतर है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसकी एक क्लास जो है, इसके क्लास का वीडियो
डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री का जो प्लेलिस्ट है उसमें ये इसका मथुरा कला और गांधार कला का डिफरेंसेस क्या हैं, इनकी विशेषताएं क्या हैं, इसकी एक जो क्लास है वो इसमें अपलोड है, इसको आप देख लीजिएगा। तो मथुरा कला और गांधार कला का विकास इस कनिष्क के समय में हुआ। इसने जो चीन का राजवंश था उनकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा, लेकिन उनके सेनापति पांचाओं से इसकी जो है झड़प हुई और माना जाता है कि पहली बार इसे हरा दिया गया, लेकिन अंत में जो है ये पुनः विजयी हुआ। इस तरह से एक जो भारतीय उपमहाद्वीप की एक प्रॉपर विजय कह सकते हैं, एक सुदृढ़ विजय कह सकते हैं। इसने लगातार इसको कश्मीर से लेकर के काबुल, अफगानिस्तान के उत्तर में भी इसने जो है विजय की, इधर दक्षिणी सिंधु घाटी, पाटलिपुत्र तक इसने अभियान किया और एक विस्तृत साम्राज्य बनाने में सफलता प्राप्त की। अब देखते हैं कि इनमें इनकी जो विजयें थी या इनका जो प्रभाव था, इनका जो साम्राज्य था, उससे भारतीय जनमानस पे या भारतीय इतिहास पे क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि सबसे अधिक यहाँ के रहन सहन और यहाँ की संस्कृति को इन राजाओं ने अपनाया। हमने देखा कि हेलियोडोरस, यवन शासक हेलियोडोरस था, उसने गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। तो उसी समय से भारतीय संस्कृति और धर्म को अपनाने की परंपरा एक चल पड़ी थी। और कनिष्क ने भी, कनिष्क भीमकटविशेष इसके पहले वाले जो शासक था, उसने बौद्ध शैव धर्म को अपनाया और कनिष्क ने बौद्ध धर्म का संरक्षण किया। इसने एक और कार्य किया था 78 ईस्वी में, जो इसके राज्यारोहण का समय है, बहुत विवादित है, कैसे हुआ, कब हुआ, विद्वानों में इस पर बहुत मतभेद है। लेकिन 78 ईस्वी में ऐसा माना जाता है कि शकों पर विजय के फलस्वरूप, हम देखते हैं यहाँ शक राज्य है, शकों पर विजय के फलस्वरूप ही इसने 78 ईस्वी में राज्यारोहण की तिथि इसकी जो है, इस शकों के विजय के फलस्वरूप या उसके सम्मान में इसने इसे एक शक संवत चलाया। 78 ईस्वी में शक संवत चलाया। ये जो है भारत सरकार का आज भी, भारत सरकार द्वारा भी प्रयोग किया जाता है। ये भारत सरकार द्वारा अभी भी शक संवत का प्रयोग किया जाता है। कनिष्क का जो अभी हम बता रहे थे, कनिष्क का जो प्रभाव पड़ा है, कुषाण साम्राज्य का शकों का जो प्रभाव पड़ा, उसमें सबसे पहले अश्वारोही देखते हैं। इन्होंने घुड़सवारों में काठी का प्रचलन किया, घुड़सवारी में काठी का प्रचलन किया। काठी हम समझते हैं कि टिक कर सवार को बैठने में बहुत आसानी होती है इससे। काठी का प्रचलन, इससे पैर टिकाकर बैठने में आसानी होती है। इससे घुड़सवार तीव्रता से दोनों हाथों से खाली हाथ है तो तीर चला सकता है वो। दूसरा उसने जो प्रचलन हुआ लंबे कोट, लंबे कोट का प्रचलन हम देखते हैं। आज शेरवानी जो पहनी जाती है वो लंबे कोट का ही एक रूप है, शेरवानी शादियों में पहनी जाती है, तो वो वहीं से कुषाणों के समय से प्रचलित हुआ। आधुनिक जूते का प्रचलन, जूते का प्रचलन किया गया। इसके अलावा पगड़ी का प्रचलन, पगड़ी का प्रचलन, पगड़ी जो है आज भी पंजाबियों द्वारा बांधी जाती है। पंजाबियों द्वारा आज भी पगड़ी, केस कड़ा कृपाण देखते हैं तो पगड़ी भी उनका एक महत्वपूर्ण वस्त्र है। पगड़ी उनके द्वारा प्रचलन किया गया। कुर्ती का प्रचलन, यहीं से किया गया। इस तरह से बहुत सारे हमारे जीवन से संबंधित बहुत सारी चीज़ें यहाँ से प्रचलन में आई। ये देवपुत्र शासानुसार ही अपने स्वयं को कहते थे। तो देवपुत्र, या एक तरह से कह सकते हैं कि जो देवत्व आरोपण की परंपरा थी, जो बाद के समय में मुगल काल में, मध्यकाल में आई, कि राजा में देवत्व का आरोपण किया गया, वो देवपुत्र शासानुसार की जो परंपरा थी वो कुषाणों ने प्रारंभ की। राज्यों में द्वैत शासकत्व की विचित्र प्रणाली, ये भी इन्होंने प्रचलन किया। देवपुत्र की संकल्पना इन्होंने प्रचलन की। और इसके अलावा द्वैध शासकत्व की विशेष व्यवस्था,
व्यवस्था का भी कुषाणों ने प्रचलन किया। तो इस तरह से देखते हैं कि इसने भारतीय राजनीति को बाद में बहुत प्रभावित किया। इन्होंने साम्राज्य को बांट करके, छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट करके, जो बाद में आहार और विषय बने, इसका भी इसमें प्रचलन किया। क्योंकि उसके समय हालांकि ये व्यवस्था पहले से ही आ रही थी, लेकिन राज्यों में द्वैत शासकत्व की प्रणाली का प्रचलन पहली बार इन लोगों ने किया। इसके अलावा जो कनिष्क था, कनिष्क ने एक समृद्ध भारत के निर्माण की नींव रखी, क्योंकि इसके समय व्यापार बहुत व्यापक था। व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से इसको बहुत धन अर्जित हुआ। इस साम्राज्य, कुषाण साम्राज्य को धन अर्जित हुआ। ये यहाँ के जो छोटे छोटे शासक थे या व्यापारी थे, उन्होंने धन अर्जित किया। व्यापक मात्रा में सोना भारत आया। तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि ये समृद्धि का प्रयोग बाद में गुप्त साम्राज्य बनने में अत्यंत उपयोगी रहा, और एक गुप्त साम्राज्य ने या गुप्त शासकों ने इसका उपयोग करते हुए या इस समृद्धि का उपयोग करते हुए एक साम्राज्य निर्माण में सफलता प्राप्त की। अब देखते हैं कि इसका पतन कैसे हुआ। हम देखते हैं कि कनिष्क के बाद जो अंतिम शासक था हुइस्क हुआ। हुइस्क के बाद अंतिम शासक इसका वसुदेव था, जो एक तरह से कह सकते हैं कि कोई विशेष मायने नहीं रखता है। इन लोगों के शासन का विशेष उपलब्धियां, कोई विशेष सूत्र नहीं मिलता है जिससे इनकी उपलब्धियों को माना जा सके। तो इससे लगता है कि कमज़ोर शासक थे। और उसी समय भारसिव नागवंश, योधेय, अर्जुनायन, तमाम सारे गणराज्यों का, छोटे छोटे राज्यों का उदय होता है। उत्तर से लेकर के दक्षिण भारत तक हर जगह जो है छोटे छोटे जो राज्य बनते हैं, उन लोगों ने धीरे धीरे इस जर्जर साम्राज्य को हटा दिया और छोटे छोटे उत्तर भारत में अपने छोटे छोटे राज्य बना लिए। और उन राज्यों को उखाड़ने का काम या बाद में उनको समाप्त करने का काम गुप्तों ने किया, विशेषकर समुद्रगुप्त ने, जिसने लगातार जो छोटे छोटे राज्य थे उनको हटाया और एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।